नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे आरआरबी रेलवे के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और तीनों का जो प्रोफेशनल एबिलिटी है सब में काम आएगा ये। और ये जो क्वेश्चन तैयार किए ना आज का, ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उस पर आधारित है। ये मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसका जो पैटर्न है ना उसी पर ये क्वेश्चन पूरा बना हुआ है और एकदम 100% है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये। तो थोड़ा इसको हम लोगों को अच्छी तरह से करना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट नहीं करना है, हम लोग शुरू करते हैं इसको। और 50 MCQ है इसमें। चलिए, पहला है इसमें कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डेवी ने दिया था। जॉन डेवी का मानना था कि शिक्षा व्यवहार और अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। तो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध किससे है? लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध किससे है? तो थॉर्नडाइक का इफेक्ट का नियम कहता है कि सुखद परिणाम वाले कार्य दोहराए जाते हैं, यानी कि जिस काम से पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है ना वो काम रिपीट किया जाता है बार बार। तो ये जो था थॉर्नडाइक से संबंधित है। लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध थॉर्नडाइक से है, यानी कि आंसर ए होगा। तीसरा आपके पास डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग किससे संबंधित है? तो डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग जो है वो ब्रूनर से संबंधित है। ऑप्शंस आपका दिया हुआ है स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, बायोस्की। तो इसका सही आंसर होगा ब्रूनर। एस्कैफोल्डिंग सिद्धांत किसने दिया था? एस्कैफोल्डिंग हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पीछे पढ़ चुके हैं उसको। ये बायोस्की का सिद्धांत है ये। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये पियाजे का सिद्धांत है। और हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग का जो ये इसको हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पर। तो थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर, हॉल, तो ये जो सिद्धांत है वो पियाजे का सिद्धांत है। ये सब चीज़ आपको याद कर लेना पड़ेगा चूँकि इसमें समझने जैसा कोई चीज़ नहीं है। ओपन कंडीशनिंग किससे संबंधित है? ओपन कंडीशनिंग स्किनर से संबंधित है। लर्निंग स्टाइल में शामिल है विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, केवल विजुअल, केवल ऑडिटरी, केवल कैनेस्थेटिक। तो लर्निंग स्टाइल में तीनों शामिल है। आंसर ए, विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक, मतलब तीनों शामिल है इसमें। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को बढ़ाना, कमजोर छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करना, परीक्षा कठिन कराना, अनुशासन सिखाना। तो रेमेडियल जो टीचिंग होता है, जो रेमेडियल क्लासेस होता है, उसका उद्देश्य होता है कि कमज़ोर छात्र जो हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि ऑप्शन बी। इंक्लूसिव एजुकेशन का आशय क्या है? सामान्य और विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, केवल विशेष विद्यालय, केवल प्रारंभिक शिक्षा। तो इसके इंक्लूसिव एजुकेशन का जो होता है वो आशय ये है कि सामान्य और विशेष दोनों तरह के बच्चों को एक साथ आप पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। एक्सक्यूज मी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? अंतिम परिणाम घोषित करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? वो पूरे पढ़ाने के दौरान चलते रहता है, जब तक कि पूरा कोर्स आपका ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जो भी असेसमेंट करते हैं वो सब क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है। और कोर्स ख़त्म होने के बाद क्या होता है? वो समेटिव होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। समेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग कब किया जाता है? पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद। तो शिक्षण के दौरान नहीं होता है, होमवर्क देते समय नहीं होता है, खेल के दौरान नहीं होता है। ये तीनों के दौरान क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है। और पाठ्यक्रम पूरा होने पर समेटिव होता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसका कथन है? यह है विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है ये। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनका कहना था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। प्रोग्राम्ड लर्निंग किससे संबंधित है? तो प्रोग्राम्ड लर्निंग स्किनर से संबंधित है। बस ये सब केवल आपको याद करते चले जाना है। कोठारी कमीशन जो 1964 से लेकर के 66 ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया है? तो केवल रोजगार, राष्ट्रीय विकास, अनुशासन, केवल परीक्षा। तो कोठारी कमीशन जो था, जिसका जो समय था वो था 64 से लेकर 66 है। इन्होंने राष्ट्रीय विकास बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विकास है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम में घर पर पढ़ना, कक्षा में चर्चा करना। केवल शिक्षक पढ़ाता है, केवल बच्चे केवल रटते हैं, केवल परीक्षा की तैयारी होती है, नहीं, घर पर पढ़ते हैं और कक्षा में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम।
एंड्रागॉगी का संबंध किससे है? एंड्रागॉगी का संबंध एडल्ट एजुकेशन से है, वयस्क शिक्षा से है। प्ले वे मेथड किससे जुड़ा हुआ है? फ्रावेल, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक। तो प्ले वे मेथड जो है वो फ्रावेल से जुड़ा हुआ है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बल किसने दिया? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर कोलब ने बल दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कोलब, पियाजे, स्किनर, ब्रूनर। इसका जो राइट आंसर है वो है कोलब। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए चल रहा हूँ ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप लोगों के लिए करवा सकूँ, ठीक है। तो चूँकि और जो होते हैं चैनल्स होते हैं ना उसमें पूरे को एक्सप्लेन करते हैं लंबा, तो टाइम नहीं है आपके पास में, तो टाइम बचाते चलना है। केवल हम लोगों को क्वेश्चंस और उसके आंसर पर फोकस करना है। जहाँ पर क्वेश्चन ट्विस्टेड होगा या फिर मल्टीपल पॉसिबल आंसर वाला होगा वहाँ पर मैं उसको हाईलाइट करूँगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बल किसने दिया था? कोलब ने दिया था। कंस्ट्रक्टिविज्म का आशय क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म का आशय है ज्ञान का निर्माण करना, रटना, अनुशासन, परीक्षा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का आशय होता है ज्ञान का निर्माण करना। 20 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य आधार क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य आधार क्या है? बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना, मतलब कि सिलेबस तैयार करना। शिक्षक, पाठ्यक्रम, अनुशासन नहीं, बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुसार, उसी को बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रोजेक्ट मेथड का उद्देश्य क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड का होता है जीवन से जोड़कर सीखना। बच्चों को रटाना नहीं होता है, केवल पुस्तक आधारित पढ़ाई नहीं, अनुशासन कराना नहीं, जीवन से जोड़कर सिखाना। जब आप बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ करके सब कुछ सिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ZPD का हम लोग जिक्र किए थे ना। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस सिद्धांत से है? तो बायोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत JDP भी कहलाता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का अर्थ क्या है? शिक्षक का आत्मचिंतन करके सुधार करना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मतलब कि बच्चों को प्रतिबिंब दिखाना नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसे, किताबों का पुनरावलोकन भी नहीं होता है, केवल अनुशासन कराना भी नहीं होता है, शिक्षक का आत्मचिंतन करके सुधार करना, ठीक है। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मतलब किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आपके अंदर आना चाहिए। मास्टरी लर्निंग का मुख्य विचार क्या है? सभी बच्चे समान समय में सीखते हैं, प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीख सकता है, केवल मेधावी छात्रों को बढ़ाना, केवल कमज़ोर छात्रों को रोकना, तो प्रत्येक बच्चा अपनी गति से सीख सकता है। चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चों को डराने के लिए, बच्चों की आवश्यकता और व्यवहार को समझने के लिए, केवल परीक्षा में अंक दिलाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का ज़रूरत पड़ता है बच्चों की आवश्यकता और उसके व्यवहार को समझने के लिए। तो जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी समझेंगे तभी आप बच्चों की आवश्यकताएं समझ पाएंगे, उसके नीड को समझ पाएंगे और उसके व्यवहार का आप अच्छा सही आकलन कर पाएंगे। इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस का क्या मतलब है? सभी बच्चे समान होते हैं, बच्चों की क्षमताएं और रुचियाँ अलग अलग होती हैं, केवल मेधावी बच्चे, केवल कमज़ोर बच्चे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो बच्चों की क्षमताएं और रुचियाँ अलग अलग होती है, यानी कि हर एक बच्चे का क्षमता अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बच्चे अनुभव से सीखते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है तो बच्चे वहाँ पर अनुभव से सीखते हैं। बच्चों का रटना, शिक्षक पर निर्भर रहना, अनुशासनहीनता, ये सब कुछ वहाँ पर नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है प्रोत्साहन और दंड। रेमेडियल क्लासेस का आयोजन क्यों किया जाता है? रेमेडियल क्लासेस हम लोग पहले भी देख चुके थे, तो रेमेडियल दोनों क्वेश्चन में ऑप्शंस अलग अलग है ना, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो रेमेडियल क्लासेस का आयोजन क्यों किया जाता है? कमज़ोर छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ह्यूरिस्टिक मेथड का उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वयं खोज के द्वारा सीखना, बच्चों को रटाना, केवल शिक्षक पढ़ाना, परीक्षा में अंक दिलाना नहीं। ह्यूरिस्टिक मेथड का उद्देश्य होता है बच्चों को स्वयं खोज के द्वारा सिखाना, कि तुम खुद से खोजो, एक्सपेरिमेंट करो, खोजो, एक्सप्लोर करो और लर्न करो। टीम टीचिंग का अर्थ क्या होता है? कई शिक्षक मिलकर एक विषय पढ़ाते हैं, बच्चों का समूह बनाना, केवल एक शिक्षक का पढ़ाना, बच्चों को अनुशासित करना।
तो टीम टीचिंग का मतलब होता है कई शिक्षक मिल करके एक विषय को पढ़ाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का आधार क्या है? बालक की रुचि और आवश्यकताएं। इसके पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। एंड्रागॉगी एडल्ट एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, पहले भी हम लोग देखें इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मोटिवेशन का शिक्षण में क्या महत्व है? मोटिवेशन बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों में से कोई भी रहेगा, वो क्या करता है? बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। करिकुलम का अर्थ क्या है? विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियाँ करिकुलम का पार्ट होता है। संपूर्ण गतिविधियाँ, मॉर्निंग असेंबली से लेकर खेल कूद से लेकर सारी चीज़, ऑल एक्टिविटीज़, वो क्या कहलाता है? घर में भी जो है गृह कार्य कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सब आपका करिकुलम का पार्ट है। तो एक बच्चे के द्वारा विद्यालय में और घर में या विद्यालय के बाहर किए जाने वाले सभी तरह के एक्टिविटी जो है वो करिकुलम का पार्ट होता है। लर्निंग स्टाइल में सबसे सामान्य वर्गीकरण क्या है? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। तो लर्निंग स्टाइल में सबसे सामान्य वर्गीकरण क्या होता है? विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किस पर बल देता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होता है वह ज्ञान के निर्माण पर बल देता है, ना कि रटने पर, अनुशासन पर और परीक्षा पर। फ्लिप्ड क्लासरूम हम लोग पहले देख चुके हैं कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या था पहले वाले ऑप्शन में कि वो बच्चा क्या करता है? घर पर पढ़ता है और स्कूल में प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर क्या है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी। अब फ्लिप्ड क्लासरूम का यहाँ पर मुख्य लाभ क्या है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी उसमें होती है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? तो घर में पढ़ाई होती है और स्कूल में प्रैक्टिस होता है। एक्शन रिसर्च का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षक अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं एक्शन रिसर्च से, ठीक है। बच्चों पर प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग, परीक्षा कठिन बनाना, ये सब नहीं, शिक्षक अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्नर कौन होता है? जो केवल रटता है, जो अपने अनुभवों पर सोच कर सुधार करता है, जो केवल परीक्षा की तैयारी करता है, जो अनुशासन का पालन करता है, जो अपने अनुभवों पर सोच कर सुधार करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लर्नर कौन होता है? जो अपने अनुभव पर सोच कर सुधार करता है। प्ले वे मेथड में मुख्य जोर किस पर होता है? खेल के माध्यम से सीखना, केवल रटना, अनुशासन, परीक्षा। तो प्ले वे मेथड में खेल के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के अनुसार पढ़ाना और उसके लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना। नेचर वर्सेस नर्चर वर्सेस नेचर बहस का संबंध किससे है? आनुवांशिकता और पर्यावरण से। सो नर्चर क्या होता है? आनुवांशिकता। नेचर क्या होता है? जो आपका प्रकृति है, वातावरण है। रोल प्ले मेथड का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बच्चों को व्यवहारिक अनुभव कराने के लिए किया जाता है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं? खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज़ को जीते हैं, वहाँ पर रोल प्ले करते हैं, उसका कैरेक्टर को वो जीते हैं, आत्मसात कर लेते हैं अंदर में, ताकि उसको महसूस कर सकें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर आधारित होता है? अनुभव और चिंतन पर आधारित होता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मुख्य तत्व क्या है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग विथ फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक के थ्रू स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सीखना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इंक्लूसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में आवश्यक कौशल और दक्षता को विकसित करना, वो कहलाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी होती है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको एकदम मिस नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखता है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाएं तो वो 100% सही होना चाहिए। अगर डाउट है तो छोड़ के हट जाओ, ठीक है, नहीं तो और आपको नुकसान पहुंचाएगा वो। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र की सर्वोच्च श्रेणी क्या होती है? सृजन होता है, ठीक है। कोठारी कमीशन ने शिक्षा को किससे जोड़कर देखा? कोठारी कमीशन हम लोग शुरू में भी एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो कोठारी कमीशन ने शिक्षा को किससे जोड़कर देखा है? समाजवाद और राष्ट्रीय विकास से। और उसमें क्या था? केवल राष्ट्रीय विकास था, तो इसमें समाजवाद और राष्ट्रीय विकास है। तो
बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो ट्विस्टेड रहता है, थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। और ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन जो है, या फिर अगले दिन का जो और 60 क्वेश्चन का मैंने एक बनाया है सीरीज़, वो सब का सब जो है ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी का, उसका जो पुराना क्वेश्चन है ना, उसको ध्यान में रख करके उसके पैटर्न के आधार पर बनाया जा रहा है, जिससे कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़े आए और आप क्रैक कर पाएँ उसको। तो आरआरबी का जो एग्ज़ाम है ना, वो दूसरे टीचिंग एग्जाम से थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और कंपटीशन बहुत टफ है और सीट बहुत कम है, तो ये फाइटिंग बहुत तगड़ा होगा इसमें। और यही एक जगह है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर करके आप डेमो वगैरह में, अगर आप डेमो वगैरह में आप थोड़ा सा अच्छा निकाल सकते हैं। अगर आप रिटेन में अच्छा मार्क्स ले आएंगे तो आपको डेमोस्ट्रेशन में थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस इधर उधर होता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश यही करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर आप इसमें करें, जिससे कि आपका रेशियो अच्छा बने उसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, 50 क्वेश्चन है, इसको आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़िएगा, देखिएगा, तभी आपके ये दिमाग में जाएगा। क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है ये, और ये फिक्स है, बस यही है कि ये किसने किया, वो किसने किया, इसलिए आपको इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, देखिएगा अपने आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज का बस इतना ही है क्वेश्चन हम लोगों के पास में। चैनल को प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास बांटिए। अगर आपके फ्रेंड्स सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस का तैयारी कर रहे हैं तो सबको दीजिए, सबके लिए पैडागोजी सेम होता है। थोड़ा सा आपका आरआरबी वाले में क्या है कि थोड़ा सा इसका क्षेत्र बड़ा है, ठीक है, बाकी में पैडागोजी लगभग सबका सेम ही रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए क्लास में, फिर से 60-70 क्वेश्चन के साथ में। और टेंशन लेना नहीं है, आप लोग का हम करते चले जाएंगे। और मेरी कोशिश है कि आप लोगों का जो 50 नंबर का और जो है ना, उसको भी हम लेके चलें, ताकि वो भी आपका अच्छा हो जाए, कहीं आपको जाने की ज़रूरत न पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग सब पढ़ते रहिए, लगातार अच्छा से पढ़िए, हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।